रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 19 अप्रैल है, दिन है मंगल का और साल 2022। नाज़रीन तीन ख़बरें आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर जिसमें आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जल्द नए इंतख़ाबात के लिए जो सुप्रीम कोर्ट से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल से रुजू किया है, इस खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले जो आज इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फ़ॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक जो अहम केस की समाअत हुई है, जिसमें आज तहरीक इंसाफ के वकील ने इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ उठाया है। इलेक्शन कमीशन में होने वाली आज की समाअत का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से भेजे गए सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई है, जिसमें आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक एच नाइक ने दलाइल देते हुए ये आर्गूमेंट दिया है कि जो पार्टी डायरेक्शन से इनराफ़ करने वाले अरकान हैं, उनका जो जुर्म होता है, जो वो डिफिक्शन करते हैं, वो इतना संगीन जुर्म नहीं कि उन इनराफ़ करने वाले अरकान को फांसी पर लटका दिया जाए। ये दलील फ़ारूक एच नाइक की जानिब से क्यों दी गई, जज साहबान का सवाल क्या था और उस सवाल के जवाब में फ़ारूक एच नाइक को ये दलील क्यों देना पड़ी, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। आप नाज़रीन को जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है कि 30 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन जारी की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि जो PTI के फ़ॉरेन फंडिंग केस का जो मामला है, इसे 30 रोज़ के अंदर कंक्लूड किया जाए। यानी 30 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन PTI की ममनुआ या फ़ॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक जो मुकदमा है, जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, इस पर डिटेल हेयरिंग करके 30 रोज़ में इस मामले का जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया जाए। तो आज पहली समाअत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अनवर मंसूर खान पेश हुए, जो कि साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं। तो सबसे पहले पेश होने के बाद अनवर मंसूर खान ने एक तो उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की हैं कि 30 रोज़ के अंदर इस मामले पर फ़ैसला सुना दिया जाए, फ़ैसला महफूज कर लिया जाए। उन्होंने कहा अनवर मंसूर खान ने कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला बदकिस्मती है, और उन्होंने ये भी कहा कि हुक्मनामे में वो तमाम बातें भी लिख दी गई जो मैंने अदालत में नहीं कही थी। और फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ उठाया अनवर मंसूर खान ने। अनवर मंसूर खान साहब का एतराज़ ये था कि दो जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, 4 अरकान होते हैं, एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर होता है। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन की जो कंपोजिशन है वो मुकम्मल होती है। अनवर मंसूर खान ने एतराज़ ये उठाया कि 2 मेंबरान जो है वो ताहाल तैनात नहीं हो सके, तो इलेक्शन कमीशन की तश्कील नामुकम्मल है। तो वो कह ये रहे थे कि जब तक इलेक्शन कमीशन की तश्कील मुकम्मल नहीं हो जाती, ये बड़ा अहम केस है, बड़ा हसास केस है, एक सियासी जमात के मुस्तकबिल का केस है, तो लिहाजा इस केस को ना सुना जाए। तो चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने इस पर अनवर मंसूर खान से कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसे हम कहाँ लेके जाएंगे, वो फ़ैसला भी है, उस पर कंप्लाई विद भी करना है, फ़ैसले पर अमल दरामद भी करना है। तो इस पर अनवर मंसूर ने कहा कि मैं अदालत के सामने जो दलाइल हैं, जो PTI की जानिब से मैं दलाइल दूँगा, उससे राह फ़रार अख्तियार नहीं करूँगा। अनवर मंसूर खान साहब ने कहा कि मैं 3 रोज़ के अंदर, 3 मुझे दिन दे दें, 3 दिन के अंदर मैं अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। लेकिन आज 19 अप्रैल है, मैंने आपसे कहा था कि मैं 18 और 19 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन कमीशन को दस्तियाब हूँगा। ये आखिरी समाअत की वो बात कर रहे थे। अनवर मंसूर ने कहा कि मैंने आखिरी समाअत पर इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया था कि मैं 18 और 19 अप्रैल को दस्तियाब हूँगा। उसके बाद मेरे कुछ केसेस सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आएंगे, तो मैं अगले हफ्ते दस्तियाब नहीं होऊंगा। तो फिर इस बुनियाद के ऊपर जैसा कि अनवर मंसूर खान ने कहा कि आज तो दस्तियाब हूँ, लेकिन अगले जो दिन है इस रवां हफ्ते के, उनमें मैंने सिंध हाई कोर्ट में जाकर अपने दीगर केसेस को परस्यू करना है, आर्गू करना है, तो इस केस को मुलतवी कर दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने इस फ़ॉरेन फंडिंग केस की जो समाअत है वो आइंदा हफ्ते तक जो है वो मुलतवी कर दी है। तो ये तो यहाँ से नाज़रीन होगी जो फ़ॉरेन फंडिंग का केस हुआ। वैसे उन्होंने ये भी कहा अनवर मंसूर खान साहब ने कि ये जो PTI के ख़िलाफ़ कहा जाता है कि ये फ़ॉरेन फंडिंग है, ये फ़ॉरेन फंडिंग नहीं बल्कि ममनुआ फंडिंग का केस है। और फिर उन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से, ममनुआ फंडिंग के हवाले से कुछ दलाइल भी पेश किया, लेकिन अल्टीमेटली आज इतनी तवील समाअत ना हो सकी, इतनी डिटेल हेयरिंग ना हो सकी कि इस केस की समाअत को जो है वो अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है सदारती रेफरेंस पर, उसकी समाअत का अहवाल जो आपके साथ हम शेयर करते हैं। और फिर जो इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है नए इंतखाबात के हवाले से, उसकी तफसीलात जो हैं, उस खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन आज फ़ारूक एच नाइक, वैसे तो बाबर अवान साहब ने दलाइल देने थे, लेकिन बाबर अवान साहब आज कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, कमरा अदालत में हाज़िर नहीं थे। उसकी वजह क्या है वो वजह पता नहीं चल पाई।
फारूक अचनाक ने दलाइल ने कहा कि सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 186 के तहत ये भेजा गया रेफरेंस, इसमें 4 सवाल जो है आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से अदालत से पूछे गए हैं। फारूक अचनाक ने कहा कि एक सवाल ये पूछा गया कि जो डिफेक्शन करने वाला रुकन होगा क्या उसका वोट कास्ट होगा, और फिर क्या उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ताहयात होगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो फाजल अटॉर्नी जनरल थे साबिक, यानी खालिद जवेद खान साहब का वो जिक्र कर रहे थे फारूक अचनाक, कि उन्होंने जो अदालत के सामने दलाइल रखे वो सियासी और इखलाकी बुनियादों पर रखे। फारूक अचनाक ने कहा कि असल आइन में जो आर्टिकल 63A है, इसमें उन्होंने कहा कि ये 1985 और 1997 में आर्टिकल 63A को आइन में शामिल किया गया। और फिर चीफ जस्टिस ने उनसे कहा, बल्कि उन्होंने कहा अपना फारूक अचनाक ने कि ये आर्टिकल 63A को आइन में शामिल करने की मंशा क्या थी, इंटेंट क्या थी, ये भी मैं अदालत के सामने रखूँगा। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि जो नीयत है इस आर्टिकल को शामिल करने की वो तो वाज़ेह है कि इनराफ को रोकना दरअसल पार्लिमान की मंशा थी। और फिर उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि मयार क्या होगा, अगर मयाद क्या होगी, अगर कोई रुकन इनराफ करता है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की मयाद क्या होगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कि बेहतर रास्ता तो ये है कि इनराफ करने की बजाय इस्तीफ़ा दे के दोबारा ज़िमनी इलेक्शन लड़ लिया जाए। फारूक अचनाक ने कहा कि हाँ, सवाल यही है कि डिस्क्वालिफिकेशन कितनी होगी। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि पहले ये तय करना है कि इनराफ दुरुस्त है या गलत है। माजी गवाह है कि हमारे मुल्क में इनराफ जब भी हुआ है वो कभी ज़मीर पर नहीं बल्कि मोटिवेशन के बुनियाद पे हुआ है। कोई नहीं कहता कि इनराफ अच्छी चीज़ है। आर्टिकल 63A इनराफ को रोकने के लिए आइन में शामिल किया गया। फारूक अचनाक ने कहा कि मगरब में जो इनराफ है उसे कभी मसला नहीं समझा गया। इस पर जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि जो मगरब के अंदर जमहूरियत है वो जमहूरियत पाकिस्तान में नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि क्या आप तस्लीम करते हैं कि इनराफ करना एक जुर्म है, और अगर ये जुर्म है तो पार्लियामेंट ने कुछ शराइत के साथ फिर वोट डालने की इजाज़त क्यों दी, और अगर ये जुर्म है तो फिर जो डिफेक्शन करता है उसका वोट गिनती में क्यों शुमार होता है। फारूक अचनाक ने कहा कि तारीख को हमें सामने रखना होगा। आर्टिकल 63A दरअसल आर्टिकल 50A2B को कवर करने के लिए आइन में शामिल किया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि सेनेट के इंतखाबात से मुतल्लिक जो रेफरेंस भेजा गया था उसने इस अदालत ने एक फ़ैसला दिया था, लेकिन उस फैसले को सियासी जमातों की जानिब से फॉलो नहीं किया गया। उसको किसने फॉलो करना था। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमातें इनराफ पर न्यूट्रल क्यों हैं, इनराफ करने वाले को दूसरी जगह जो है वो ओहदा दे दिया जाता है। फारूक अचनाक ने कहा कि पाकिस्तान में दरअसल जमहूरियत इतनी जो है वो मैच्योर नहीं है। जस्टिस बंदियाल ने कहा कि हो सकता है कि जो ये बेंच है अगले हफ्ते दस्तयाब ना हो, तो नाइक साहब आप ये बता दें कि आप अपने दलाइल को मुकम्मल करने में कितना वक्त लेंगे। तो फारूक अचनाक ने कहा कि मुझे एक दिन मज़ीद लगेगा। तो चीफ साहब ने कहा कि आपका तजर्बा है, हम इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन जो 30 मिनट बाकी रहते हैं इसमें आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। तो फारूक नाइक ने कहा कि 30 मिनट में तो दलाइल मुकम्मल नहीं हो सकते, जिस पर चीफ साहब ने कहा कि चले कल आप आधे घंटे के अंदर अपने दलाइल मुकम्मल कर लीजिएगा। फारूक अचनाक ने कहा कि 1973 के आइन में आर्टिकल 96 इनराफ से रोकता था। पार्लिमान की कभी मंशा नहीं थी कि ताहयात जो है वो किसी रुकन को नाअहल कर दिया जाए डिफेक्शन करने के मामले के ऊपर। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि जो आर्टिकल 96 था वो वोट के असर को न्यूट्रल करता था, इसी वजह से नाअहली जो है वो आइन में शामिल नहीं की गई। नाइक साहब ने कहा कि 18वीं तरमीम में नीयत ये थी, जब 18वीं तरमीम की जा रही थी, कि आर्टिकल 62(1)(f) को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन इस पर इत्तफाक़ राय नहीं हो सका। तो फिर आर्टिकल 62(1)(f) में ये बात लिखी गई कि डिक्लेरेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो ज़रूरी होगा, जिस पर चीफ साहब ने कहा कि ये एक अच्छी बात जो है वो आइन में शामिल की गई। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने एक मिसाल पेश की, बल्कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने फारूक अचनाक से पूछा कि क्या ये जुर्म है डिफेक्शन करना, तो फारूक अचनाक ने कहा कि ये जुर्म नहीं है। मुझसे अगर पूछेंगे तो ये रेफरेंस अदालत में आना ही नहीं चाहिए था, मैं तो सिर्फ आइन पढ़ के अदालत को सुना रहा हूँ। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि मेरी एक अमेरिकी जज से अमेरिका में मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके फ़ैसले पर, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अगर अमल दरामद ना हो तो आपके पास क्या कंटेम्प्ट की पावर है। तो जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि मेरे सवाल पूछने पर अमेरिकी जज ने बताया कि हमारे यहाँ कंटेम्प्ट की पावर नहीं होती, बल्कि हमारे यहाँ एतमाद सुप्रीम कोर्ट पर इतना ज़्यादा है कि जो भी फ़ैसला आए उसे मिनो-वन तस्लीम किया जाता है, चाहे किसी के हक़ में आए चाहे किसी के ख़िलाफ़ आए। मतलब जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि वहाँ अदालती फ़ैसले से, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से इनराफ का कोई सोच भी नहीं सकता। जस्टिस इजाज़ुल हसन के इस रिमार्क के ऊपर फारूक अचनाक ने कहा कि हम तो अनारकी की तरफ बढ़ रहे हैं, आइन और कानून सबके सामने हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोग नहीं मानते, आप भी डिस्टर्ब होते हैं, हम भी डिस्टर्ब होते हैं। जिस पर जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि ये कल्चर बन गया है। और इससे पहले चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो बात कर रहे हैं कि मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ रहा है, दरअसल ऐसा नहीं है, आप एक अमूमी बात कर रहे हैं।
लेकिन जस्टिस इजाज़ुल अहसन ने कहा कि हमारे यहाँ कल्चर बन गया है कि फ़ैसला हक़ में आए तो कहा जाता है कि इंसाफ का बोलबाला हो गया, लेकिन अगर फ़ैसला खिलाफ आ जाए तो कहा जाता है कि इंसाफ को तार तार कर दिया गया। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने फिर उनसे सवाल पूछा फ़ारूक एक्नाई से कि अवाम को फ़ैसला उन्होंने रिमार्क्स दिए जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कि अवाम को फ़ैसले का पता नहीं होता क्योंकि अवाम सादा होते हैं, लेकिन लीडर जो कह दे उसके पीछे अवाम चल पड़ते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा फ़ारूक एक्नाई से कि आप ये बताएं कि आर्टिकल 63A जो है अब ठीक है या इससे पहले जो माजी वाला आर्टिकल 63A था वो दुरुस्त था, जिस पर फ़ारूक एक्नाई ने जवाब दिया कि ये वाला जो आर्टिकल 63A है इसमें पूरा कोड जो है फराहम कर दिया गया है, ये ज़्यादा बेहतर है, इसमें इलेक्शन कमीशन को भी शामिल कर लिया गया है। लेकिन चीफ साहब ने कहा कि अगर कोई शख्स किसी हुकूमत के चौथे साल में डिफेक्शन करता है, किसी हुकूमत के चौथे साल में अदम एतमाद आ जाती है, पार्टी के लोग पार्टी के लोग जो है इनराफ कर देते हैं, तो फिर इस तरीके से जो आप एक टर्म की बात करते हैं कि जिस वो असम्बली में आएगा तो आप डी सीट उस टर्म की बात करते हैं, तो इस तरीके से तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसला होने में 1 साल लग जाएगा, तो उससे तो सज़ा भुगतना ही नहीं पड़ेगी। चीफ साहब ने कहा कि मेरी दानिश में जो मेरी अपनी राय है उसमें यह है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए तो जो सज़ा है इनराफ करने वाले की वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसकी सज़ा का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो। फ़ारूक एक्नाई ने कहा कि साल कैसे लग सकता है, इलेक्शन कमीशन ने तो अगर रेफरेंस जाता है किसी के निराफ करने पर तो 30 रोज़ के अंदर उन्होंने फैसला करना होता है। और फिर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन भी पाबंद है, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन अगर किसी इनराफ करने वाले रुकन के खिलाफ रेफरेंस जाता है उसको मुस्तरद कर सकता है। और फिर उन्हें अगला सवाल फ़ारूक एक्नाई से ये भी पूछा कि अगर ये इतना बड़ा जुर्म है तो पार्लियामान ने बराह रास्त इस पर कदगन क्यों नहीं लगाई, इसको जुर्म करार क्यों नहीं दिया। तो फ़ारूक एक्नाई को ये कल इस सवाल का जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन इब्तदाई तौर पे जो फ़ारूक एक्नाई ने जवाब दिया कि जहाँ ज़्यादा अख्तियार होगा वहाँ अख्तियार के ज़्यादा होने का गलत इस्तेमाल भी होगा, और ये पार्टी डायरेक्शन से इनराफ करना इतना बड़ा जुर्म नहीं कि इनराफ करने वाले को फांसी लगवा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन ये जो सदारती रेफरेंस है इस केस की समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया है। अब जो आज की हमारी प्राइम स्टोरी है, टॉप स्टोरी है कि खान साहब ने नए और जल्द इंतखाबात के लिए जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। नाज़रीन आज जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं फैसल चौधरी साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने असद उमर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके बिहाफ पर एक सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर की है आर्टिकल 184(3) के तहत। इस दरख्वास्त में नाज़रीन जो 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर है जिसमें उन्होंने मुल्क भर में हल्का बंदियाँ कराने से मुतल्लिक एक शेड्यूल जारी किया था, उस शेड्यूल को कलअदम करार देने के लिए ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इस दरख्वास्त में असद उमर कह लें या PTI कह लें या खान साहब सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि जो हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी किया गया है इस शेड्यूल को गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया जाए, और जो 2018 की मरदमशुमारी है जो 3 मई 2018 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो हल्का बंदियाँ हुई थी उन्हें दुरुस्त करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को रिस्ट्रेन किया जाए कि वो नए इंतखाबात के इनेकाद में किसी किस्म की ताख़ीर ना करे, बल्कि इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन जारी की जाए कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन कानून और आइन के मुताबिक उससे मुकम्मल करे और इसमें किसी किस्म की ताख़ीर जो है वो ना की जाए। अब आप नाज़रीन के सामने है कि जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी तो इलेक्शन कमीशन ने पेश होकर कहा था कि 4 माह हमें हल्का बंदियों के लिए चाहिए और उसके बाद 3 माह हमें नए इलेक्शन के लिए चाहिए। और जो मौजूदा हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया है उसमें भी बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है हमें इलेक्शन की तरफ जाना होगा, दिसंबर से पहले या दिसंबर के बाद नए इंतखाबात हो जाने चाहिए। तो ये जो सूरत हाल बन रही है इस सूरत हाल में जल्द और नए इंतखाबात के लिए खान साहब ने, ताकि हल्का बंदियों का मामला अगर जल्द इंतखाबात हो जाते हैं तो हल्का बंदी का मामला उसमें रुकावट ना बने, इस सिलसिले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। अब देखते हैं कि आया कि इस दरख्वास्त को इंटरटेन किया जाता है नहीं किया जाता। जो भी तफसीलात होगी वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।